यानी 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने चर्चा की। शेयर कौन कर रहा है? शेयर कौन कर रहा है? हम्म? जनाब प्रोफेसर नदीम हसनैन साहब, नवाबुद्दीन साहब और जन विचार मंच के सभी साथी, आज आपने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बातचीत करने का मौका दिया। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। इससे पहले कि हम जवाहरलाल जी के बारे में तफसील में बात करना शुरू करें, पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज ऐसा जिस दौर में हम रह रहे हैं, उस दौर में लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी भी खराबियां हैं, जो कुछ भी हिंदुस्तान में गलत सही हो रहा है, सबके जिम्मेदार केवल नेहरू जी थे। और नेहरू जी की वजह से मौजूदा निजाम को कुछ भी कर पाने में परेशानी हो रही है। तो जब भी कुछ करना चाहते हैं, नेहरू जी उनके आड़े आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें हैं जिससे इस मौजूदा निजाम को नेहरू से परेशानी होती है। क्या नेहरू में ऐसा कुछ है कि जो लगातार मौजूदा हुक्मरान को अपनी कमतरी का एहसास कराता है? हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि मौजूदा हुक्मरान बहुत ही संकीर्ण किस्म के लोग हैं, जिनकी समझ का दायरा, सोच का दायरा, चिंतन का दायरा नेहरू के पासंग पर भी नहीं ठहरता है। और तब हमें नेहरू के बारे में जानना चाहिए कि नेहरू में कौन सी खूबियां थी, जिन खूबियों की वजह से आज तक हम नेहरू को याद करते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि अगर नेहरू न होते तो हमारा देश न तो आज़ादी की लड़ाई पर इतनी आगे बढ़ पाता और न ही आज़ाद हिंदुस्तान में कुछ भी तरक्की हो पाती है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा इरादा केवल नेहरू की तारीफ के पुल बांधना नहीं है। मुझे उनके बाबत कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है। नेहरू के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत मानी जानी चाहिए 1919 के जलियांवाला बाग से। जब वो घटना हो चुकी होती है तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनती है नागरिकों की, जिसमें नेहरू भी शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद 1920 से किसानों के आंदोलन से जुड़ने के बाद नेहरू ने हिंदुस्तान की जमीन को, यहाँ के आवाम को, यहाँ के फटेहाल लोगों के दुख दर्द को जानना शुरू किया। तो 20 में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली के इलाके में जो 20 के दशक में किसान आंदोलन उभर रहा था, उस किसान आंदोलन से नेहरू सीधे जुड़े और वहां के किसानों के दुख दर्द को साझा किया, उनकी लड़ाई लड़ी। और इसीलिए हमें कह सकते हैं कि किसानों के एक अहम नेता के रूप में नेहरू के कैरियर की शुरुआत होती है। और 1921 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था, तब भी नेहरू इसी इलाके की खाक छान रहे थे, जो अवध का इलाका है। इस इलाके में वो लगातार किसानों के साथ, गरीब गुरबा के साथ उनके दुख दर्द को साझा कर रहे थे। मगर अहम मुकाम जो आता है नेहरू की जिंदगी में, वो आता है 1927।
26 में कमला नेहरू जी बीमार पड़ी, उनके इलाज के लिए जाना पड़ा उनको, यूरोप जाना पड़ा। और यूरोप में रहते हुए कई चीजें नेहरू जी को पता चली जो तब तक उन्हें पता नहीं थी। वहीं यूरोप में रहते हुए वो 1927 में फरवरी के महीने में ब्रसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ। तो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशों के जो गुलाम देश थे, वहां के तमाम प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे और एक तरह से नेहरू को मौका मिला उन तमाम लोगों से मुलाकात करने का जो लोग अलग अलग देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनसे उनकी पर्सनल मुलाकातें हुई और उन्होंने वहां के आंदोलनों के बारे में विस्तार से जाना। वहाँ इंडोनेशिया के लोग भी थे, बर्मा के लोग भी थे, वियतनाम के लोग थे, सेंट्रल अमेरिका के थे, अफ्रीकी देशों के थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में नेहरू एक सत्र के अध्यक्ष भी बनाए गए और उसके बाद जो वहां पर बनी एक लीग, साम्राज्यवाद विरोधी लीग, उसके वो अध्यक्ष मंडल में भी रहे। ये ध्यान देने की बात। और इस लीग में नेहरू जी को एक नई बात पता चली। वो बात ये थी कि तब तक उनके मन में एक तस्वुर था संयुक्त राज्य अमेरिका का कि एक ऐसा देश है जिसने खुद ही आज़ादी पाई है, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है, जिसने बड़ा संविधान बनाया है, तो उनके बारे में एक अच्छी राय हुआ करती थी। अगर वहां जब उन्होंने लैटिन अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात हुई, सेंट्रल अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात हुई, तब उन्हें पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका के लोगों के लिए वैसा ही साम्राज्यवादी है जैसा कि हिंदुस्तान के लिए इंग्लैंड या वियतनाम के लिए फ्रांस या इंडोनेशिया के लिए हॉलैंड। स्वाभाविक है, एक नई जानकारी थी और ये जानकारी उनके दिमाग में दर्ज हो गई। जब वो लौटे भारत तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में दर्ज कर दिया कि आने वाले दिनों में हमें अमेरिकी साम्राज्यवाद से भी सावधान रहना पड़ेगा। ये उन्होंने लिख दिया था। इसी यात्रा के दौरान वो नवंबर 27 में सोवियत संघ गए और वहां छोटी सी यात्रा थी, सपरिवार गए थे। वहां उन्होंने सोवियत सिस्टम को नजदीक से जाना, वहां की फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं, वहाँ एजुकेशन के इलाके में इदारे में क्या काम हो रहा है, वहाँ के लोग किस तरह आपस में बर्ताव कर रहे हैं। एक गहरी छाप पड़ी सोवियत संघ की उपलब्धियों की नेहरू के दिमाग पे। और जब वो लौटे वापस 1927 की आखिरी, कहना चाहिए दिनों में, दिसंबर के महीने में, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है नेहरू जी ने कि ये जो यूरोप का प्रवास था उसने दिमागी तौर पर उन्हें बड़ा तरोताजा किया और उन्हें पता चला कि साम्राज्यवाद के खिलाफ कुछ नई प्रगतिशील ताकतें दुनिया में उभर रही हैं और जो प्रगतिशील ताकतें आजादी के संघर्ष के साथ होती हैं और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लड़ाई पर भी जोर दे रही हैं। और तब नेहरू ने लिखा कि उसके बाद मेरी जो राष्ट्रवाद की समझ थी, मैं उससे आगे सोचने लगा। मुझे लगा कि समूची दुनिया एक है और वो जहां जहां संघर्ष चल रहे हैं उन तमाम संघर्षों के साथ जुड़कर ही हम अपने संघर्ष में कामयाब हो सकते हैं। तो ये पहला सबक था यूरोप की यात्रा का 27 में। इसका नतीजा यह हुआ कि 1929 में जब नेहरू को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में लाहौर के अधिवेशन में साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर सामंतवाद और पूंजीवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमें किसानों और मजदूरों को आजाद करना है, उनकी आर्थिक बेहतरी करनी है, तो हमें निश्चित तौर पर सामंतवाद का विरोध करना होगा
और कांग्रेस पार्टी को एक फोरम बनना पड़ेगा सामंतवाद और पूंजीवाद के विरोध का। और वहीं उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मैं विचारों से समाजवादी हूं और निश्चित तौर पर समाजवादी होते हुए मैं उभरते हुए पूंजीवाद और ढलते हुए पूंजीवाद, हर किस्म के पूंजीवाद के खिलाफ हूं। ये उन्होंने घोषणा कर दी वहां पर भी, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा मुकाम आता है सन 28 में लखनऊ शहर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होता है। देश भर में साइमन कमीशन के खिलाफ रैलियां होती हैं और यहाँ पर लखनऊ शहर में पहली बार जवाहरलाल जी को पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ती हैं। तो पुलिस की लाठियां झेलकर नेहरू जी ने महसूस किया कि अब वो इतना मजबूत हो गए हैं, उन पे लड़ने की ताकत बढ़ गई है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो लाठियां नेहरू की पीठ पर, छाती पर पड़ी थी, उन्होंने नेहरू को और भी मजबूत बनाया अपने संघर्ष में। उसके बाद मकाम आता है सन 36 का, वो भी लखनऊ का माजरा है। 1936 में जवाहरलाल जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने दूसरी बार। अधिवेशन था लखनऊ में। लखनऊ में कांग्रेस प्रतिनिधियों के बीच भाषण करते समय जवाहरलाल जी ने तमाम प्रतिनिधियों को बिल्कुल अलग ढंग से संबोधित किया। उन्होंने सबको कॉमरेड कहकर संबोधित किया, और कॉमरेड कहकर संबोधित ही नहीं किया, अपने पूरे भाषण में उन्होंने जो बोला उसकी गूंज हिंदुस्तान के हर कोने में सुनाई दी। उन्होंने कहा कि ये जो साम्राज्यवाद है और ये जो नई ताकत आ रही है फासिस्टवाद की, ये दोनों चीजें पूंजीवाद के ही दो चेहरे हैं। जो पूंजीवाद पतनशील है, मरणासन है, उस पतनशील पूंजीवाद के दो घिनौने चेहरे हैं, एक जिसे हम साम्राज्यवाद जानते हैं और एक जो फासीवाद है। फासीवाद भी राष्ट्रवाद की बात करता है। फासीवाद का राष्ट्रवाद दरअसल नस्लवादी है, भेद करता है, सेक्टेरियन है और जो इंसानों के खिलाफ है। और जो राष्ट्रवाद एशियाई देशों में चल रहा है वो मुक्ति का आह्वान है, आजादी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, और जिसमें एशियाई देशों की जनता की भागीदारी है। ये फर्क है। फासीवाद और राष्ट्रवाद के फर्क को नेहरू जी ने सन 36 में लखनऊ की जमीन पर साफ कर दिया था और ये कह दिया था कि ये जो राष्ट्रवाद है, फासीवाद की शक्ल वाला, ये सबसे खतरनाक चीज है, मानवता के खिलाफ है, आजादी के खिलाफ है, हर तरह के अच्छे सोच और चिंतन के खिलाफ है। ये उन्होंने घोषणा की। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई अकेली नहीं है। दुनिया भर में जितने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहे हैं उन सभी के साथ जुड़कर ही हम अपनी आजादी को, लड़ाई को तेज कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह साम्राज्यवाद है, हर जगह उपनिवेशवाद है, तो हमारे संघर्ष बाकी एशियाई अफ्रीकी देशों के संघर्ष का ही एक हिस्सा है, ये समझना चाहिए। यानी नेहरू ने हिंदुस्तान की आजादी को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश की, ये ध्यान देने की बात है। और एक बात और कही उन्होंने, और वो था कि इन ताकतों के खिलाफ एक नई ताकत उभर रही है दुनिया में, जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की ताकत है, समाजवाद की ताकत है, जो एक नया सपना दे रही है दुनिया में इंसानों की बेहतरी के लिए, जो आर्थिक बराबरी की बात कर रही है, जो न्याय की बात कर रही है, जो व्यक्ति की गरिमा की बात कर रही है। और तब उन्होंने सोवियत संघ का नाम लेकर बाकायदा सोवियत संघ की क्रांति की तारीफ की और वहां की व्यवस्था की तारीफ की। ये ध्यान देने की बात है। और ये दिमाग में नेहरू के हमेशा बना रहा कि सोवियत संघ भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण बनता है,
उन तमाम देशों के लिए यहाँ आजादी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि सोवियत संघ नैतिक रूप से तमाम देशों के संघर्षों का समर्थन कर रहा था। और लेनिन ने तो बाकायदा एक पैम्फलेट लिखा था, अवेकनिंग ऑफ एशिया, और जिसमें उन्होंने एशिया के जो मुक्ति संग्राम थे उन मुक्ति संग्रामों को सोवियत संघ का समर्थन जाहिर किया था। ये ध्यान देने की बात। इसलिए नेहरू के व्यक्तित्व का निर्माण इन दो आधारों पर तो हो गया कि समाजवाद एक अच्छी चीज है, आर्थिक बराबरी की बात की जानी चाहिए, आजादी की लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक उसमें समाज को बदलने का संकल्प नहीं होगा। राजनीति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तमाम चीजें एक साथ चलेंगी, और इसलिए एक टोटलिटी में, समग्रता में एक संघर्ष होगा, तभी देश खुशहाल हो सकता है आजादी के बाद। इसलिए नेहरू जी ने उसके बाद लगातार हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को एक विचारधारा का तेवर देने की कोशिश की। और हुआ क्या, जब मैंने कहा शुरू में कि 36 के इस कांग्रेस अधिवेशन की गूंज बहुत दूर तक गई, और गूंज यहां तक गई कि जैसे ही ये अधिवेशन खत्म हुआ उसके कुछ हफ्तों बाद बंबई शहर के 21 बड़े धन्ना सेठों ने, उद्योगपतियों ने एक साझा बयान जारी किया और नेहरू जी की आलोचना की। और उन्होंने कहा कि नेहरू तो कम्युनिस्ट हो गए हैं, और हम जो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, वो दे रहे हैं कि ताकि हमारी निजी संपत्ति बची रहे, हमारी धार्मिक मान्यताएं बची रहें, और अगर नेहरू जी कम्युनिस्ट हो जाएंगे तो निजी संपत्ति की बात ही खत्म हो जाएगी। और उन्होंने काफी कड़े शब्दों में नेहरू के खिलाफ एक बयान जारी किया। उसके साथ साथ एक बात और भी हुई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 7 लोगों ने, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया गांधी जी को, ये कहते हुए कि नेहरू जो जुबान बोल रहे हैं वो जुबान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट की जुबान है, और हम लोग इस जुबान से सहमत नहीं हैं, हम उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बाद में गांधी जी ने समझाया उनको कि आप इस समय नेहरू की आलोचना करके या कार्यकारिणी से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय आंदोलन का हित नहीं कर रहे। उधर बंबई के उद्योगपतियों को समझाने के लिए घनश्याम दास बिरला जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि इस समय नेहरू जो कर रहे हैं वो ठीक है, कुछ अति उत्साह में कर रहे होंगे, मगर आप लोगों ने जो बयान जारी किया है वो बयान उचित नहीं है। ऐसा बयान जारी करके आपने क्या किया है कि जो हमारे दोस्त हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, आप उन लोगों को कमजोर कर रहे हैं। और घनश्याम दास बिरला जी ने पूंजीपतियों के जिन 2 दोस्तों का नाम लिया अपने पत्र में, उसमें विशेष तौर पर कहा कि भूला भाई देसाई जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हम पूंजीपतियों के हितैषी हैं, और आप लोगों ने यह बयान जारी करके उनकी स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर जो वैचारिक कहना चाहिए द्वंद्व था, वो द्वंद्व था पूंजीवाद के समर्थन और समाजवाद के समर्थन के बीच। आजादी के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का साथ लिया जाए, पूरी तौर से साम्राज्यवाद का विरोध किया जाए, पूर्ण स्वराज की बात की जाए, या केवल डोमिनियन स्टेटस की बात की जाए, ये तमाम मुद्दे थे जो उस समय बहस का मुद्दा बने हुए थे। और नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी में विश्व विचारधारा के तेवर को तेज किया कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी स्थिति में हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए, और यहाँ के जमींदारों का, तालुकेदारों का और पूंजीपतियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा। और ध्यान देने की बात है, उन्होंने किस पूंजीपतियों के दबाव में नेहरू झुके नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग फांसीवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए कि मैं किसानों और मजदूरों के पक्ष में बोलना बंद नहीं करूंगा, और जो कांग्रेस पार्टी हम चला रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी भी अंततः समाज के
हाशिए के वर्गों की पार्टी बनकर रहेगी और उसी में कांग्रेस पार्टी का भी हित है, देश का भी हित है। ये नेहरू ने साफ कर दिया। इसलिए नेहरू की इस बनावट को समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति जो अपने विश्वास के लिए, जो अपने विचारों के लिए एक जोखिम लेने को तैयार है और जिसके दिमाग में साफ है कि हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान में समाजवाद और लोकतंत्र, ये चीज़ें एक साथ साथ चलेंगी। आज़ादी के संघर्ष को समाजवाद और लोकतंत्र के संघर्ष के रूप में ही चलाना होगा और उसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए नेहरू आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा के रूप में उभरना शुरू कर देते हैं इसके बाद ही। और 36 के बाद तो लगातार स्थिति ये हो गई थी कि गांधी जी के बाद अगर सबसे लोकप्रिय कोई आदमी हिंदुस्तान में था जनता के बीच, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये केवल संयोग नहीं है। 1942 में 15 जनवरी को सेवाग्राम में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। उसमें बोलते हुए गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोग मेरे और जवाहरलाल के बीच में मतभेदों की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस मंच से साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे बाद राजा जी नहीं, सरदार वल्लभ भाई नहीं, जवाहरलाल ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। ये गांधी जी का बयान 15 जनवरी 1942 का है। ये ध्यान देने की बात। यानी कि गांधी की निगाहों में नेहरू की बढ़ती हुई लोकप्रियता इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि नेहरू गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ साथ वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ भी हिंदुस्तान की आज़ादी को जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हिंदुस्तान के संघर्ष को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ गांधी जी को थी। और यही कारण था कि जब जब मौके आए हैं कि किसको आगे बढ़ाया जाए, पहला मौका आया, आज़ादी के मिलने तय हो चुकी थी और अंतरिम सरकार बननी थी सन 46 में। 2 सितंबर 1946 को सरकार बन गई और उससे पहले किसको मौका दिया जाए अंतरिम सरकार की का मुखिया बनने का, ये कांग्रेस पार्टी से तय होना था। और गांधी ने नेहरू के पक्ष में फैसला दिया और नेहरू ने अंतरिम सरकार के मुखिया की हैसियत से सबसे बड़ा काम ये किया कि 2 सितंबर को शपथ ली और उन्होंने 7 सितंबर को ऑल इंडिया रेडियो से बोलते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियां ऐलान कर दी। उन नीतियों में उन्होंने कहा कि हम दुनिया के तमाम देशों के साथ बराबरी के रिश्ते रखेंगे, न हम किसी की धौंस में रहेंगे, न किसी को हम धौंस में लेने की कोशिश करेंगे। प्रभुत्व का दौर खत्म हो चुका है। अब हम अभी तक एशिया अफ्रीका के देश, यूरोप की कचहरियों में, अभी देखिए जरा गड़बड़ हो गया कुछ, कितना हो गया है, कि अभी तक एशिया अफ्रीका के देश यूरोप के दरबारों में हाजिरी दिया करते थे, अब वो दौर खत्म हो गया है। अब एशियाई देश अपने फैसले खुद करेंगे। और इसी रेडियो के प्रसारण में नेहरू जी ने ये भी साफ कर दिया कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में किसी भी बड़ी महाशक्ति के साथ जुड़कर नहीं रहेगा, अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, तमाम दुनिया के देशों के साथ बराबरी के आधार पर संबंध बनाएगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा की तमाम कोशिशें करेगा। इसलिए जब हम नेहरू के बारे में आज चर्चा करते हैं, ये जो पृष्ठभूमि है नेहरू की आजादी के संघर्ष की, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। और आजाद देश में जब आजादी मुकम्मल मिल गई 15 अगस्त 47 को,
उनके उस भाषण को तो सभी ने पढ़ रखा है, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी का भाषण। मगर महत्वपूर्ण यह है कि नेहरू ने जो सरकार बनाई, वो सरकार नेहरू के बड़प्पन का, नेहरू के उदार मन का प्रतीक है। 13 लोगों को शामिल किया गया था मंत्रिमंडल में सबसे पहले। उन 13 लोगों में कांग्रेस पार्टी के केवल 7 लोग रखे गए, 6 लोग बाहर से लिए नेहरू ने। तर्क ये दिया गया कि बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में शामिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बाहर के भी, क्योंकि वे सरकार बनाने का मौका हमें मिला है, तो हमें बड़प्पन के साथ समाज के जितने शेड्स हैं, जितने छटाएं हैं, जितने रंग हैं, उन सबकी प्रतिनिधित्व, सबकी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। जो आजाद देश की पहली सरकार है, और तभी उस सरकार में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को शामिल किया, षणमुखम शेट्टी को शामिल किया, श्याम प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया, और साथ साथ एक मिस्टर भाभा थे, उद्योगपति थे बॉम्बे के, उनको शामिल किया, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, और जो बाद में पहले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले भी गए। मगर ये नेहरू का बड़प्पन था कि आजाद देश की पहली सरकार में देश के जितने ओपिनियन हैं, जितने विचार हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बड़ा मन था, ये नेहरू की समझ थी। हिंदुस्तान एक बहुलतावादी समाज है, यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ तमाम अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। जब सब मिलते हैं तभी हिंदुस्तान नाम का एक गुलदस्ता बनता है। इस संदर्भ में हमें याद आ जाता जी आनी चाहिए फिराक गोरखपुरी की कुछ लाइनें। फिराक ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम की फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। और नेहरू को हिंदुस्तान के बनने की ये कहानी पता थी, और जिसे वो लगातार दर्ज कर चुके थे अपनी किताबों में, अपनी आत्मकथा में भी, विश्व इतिहास की झलक में भी, और बड़े पैमाने पर भारत की खोज किताब में वो दर्ज कर चुके थे। हिंदुस्तान किस तरह से एक निरंतरता की संस्कृति वाला समाज है, जिसमें अलग अलग दौर में अलग अलग भिन्न भिन्न विचार फैलते रहे हैं, एक वाद विवाद संवाद की परंपरा रही है, और जो हिंदुस्तान की पूंजी है, यहाँ पर उपनिषद रहे हैं, वेद रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात रही है, यहाँ महावीर स्वामी का जैन धर्म आया, यहाँ बुद्ध धर्म आया, इसने बराबरी की बात की, यहाँ पर कबीर थे, तुलसी थे, भक्ति आंदोलन था, और उन्होंने तमाम हिंदुस्तान के गौरवशाली पन्नों को याद किया है अपनी भारत की खोज किताब में। और भारतीय संस्कृति पर नेहरू को नाज था, फख्र था इस बात पर कि एक ऐसी संस्कृति है जिसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जो यहाँ आया यहीं का होकर रहेगा। किसी तरह की संकीर्णता की कोई गुंजाइश उस सोच में नहीं है। हालांकि नेहरू जी कट्टर कहना चाहिए मुखालिफ भी थे, आलोचक भी थे। उन तमाम कमियों को जो भारतीय संस्कृति में थी, जो गैर बराबरियां थी जाति के नाम की, उनके खिलाफ ही वो लगातार लिखते रहे और बोलते भी रहे। मगर उन्हें यह था, एक जो हिंदुस्तान, एक शताब्दियों की जो सभ्यता है, उसमें सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व की भावना, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना, एक दूसरे के विचारों के साथ रहने का भाव, दूसरे के बातों को सुनना, अपनी बात को कहना। और नेहरू इस मामले में प्रतीक बन जाते हैं हमारे लिए हिंदुस्तान की बहुलता के, विविधता के, और इस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भारत में अलग अलग धर्मों के बीच, अलग अलग समुदायों के बीच, अलग अलग भाषावादी क्षेत्रों के बीच, अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ, और यही सहअस्तित्व उन्होंने माना दुनिया के तमाम देशों के बीच। सभी लोग देशों को शांति के साथ, अहिंसा के साथ, प्यार के साथ, दोस्ती के साथ एक साथ रहना चाहिए। ये नेहरू का तस्वुर था हिंदुस्तान का और दुनिया का। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन दो बातों पर
लगातार नेहरू जी ने सरकार में आने पर जोर दिया, उस पर गौर करना चाहिए। एक प्राथमिकता उनकी ये थी कि किसी तरह से जो हिंदुस्तान का किसान मजदूर है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं लागू की जानी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, और दूसरी पंच जिसमें खेती पर जोर दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक, जिसमें उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। वह इससे पहले उन्होंने जो बड़ा काम किया, वो काम नेहरू के ही बस का था, और कोई शायद उस काम को नहीं कर सकता। उस समय कैसा था? भारत का विभाजन हो चुका था। जो लोग उस सीमा के उस पार से आ रहे थे लूटे पीटे, उनके पास कहानियां थी, जाति की कहानियां थी, उनके साथ अन्याय हुआ था उसकी कहानियां थी। और इधर से जो लोग जा रहे थे, उनके पास भी घर से विस्थापन की समस्या थी नेहरू को। और साथ साथ एक बात और भी हो रही थी, जो विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, कौम के नाम पर हुआ था, तो जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हुए, जिन मुसलमानों ने यहाँ रहने का फैसला किया था, उनकी जिंदगी पर खतरे मंडरा रहे थे। तो यहाँ की जो ताकतें थीं, हिंदुत्ववादी ताकतें, वो चाहती थीं कि उनको भी यहाँ से खदेड़ दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। अच्छी बात यह है उस समय गांधी जी जिंदा थे। गांधी और नेहरू जी ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि अगर कोई यहाँ का रहने वाला अल्पसंख्यक समूह का व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता है, तो हिंदुस्तान में रहते हुए उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। और जो लोग बाहर से आए हैं लौटकर, उनको भी बसाने का इंतजाम किया जाएगा। एक तरह से शरणार्थियों की समस्या का समाधान, और यहाँ पर रह रहे जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनकी सुरक्षा का इंतजाम, ये दोनों बड़ी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को अगर समझना है, तो थोड़ा सा उस दौर के इतिहास को आप पढ़िएगा। तमाम किताबें हैं जिस पर उस दौर के बारे में चर्चा की गई है। मगर ध्यान देने की बात यह है, नेहरू ने पूरी ताकत के साथ कहा, हम किसी भी कीमत पर माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा देश में सब लोग बराबर हैं। और जब बराबर कहा, केवल कहा नहीं, उन्हीं दिनों संविधान बन रहा था, संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी। संविधान में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अलग से विशेष ध्यान दिया जाए। आप संविधान के पन्ने पलटिए, तो संविधान में जो समानता का अधिकार है, उस समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में उन्होंने साफ साफ आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है कि किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सबके लिए समानता, सब लोग कानून की निगाह में समान हैं। और 16 आर्टिकल में कहा गया कि सबके लिए समान अवसर सरकारी सेवाओं में रहेंगे, बिना किसी भेदभाव के। और फिर उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर से विशेष अधिकारों की, विशेष सुरक्षा की, शिक्षागत सुविधाओं की, भाषा की व्यवस्था की, स्कूलों की गारंटी की है कि वे अपने तरीके से अपने स्कूल चला सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो साफ जाहिर है कि नेहरू का जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा थी, वो अवधारणा पश्चिम के देशों से ली गई अवधारणा नहीं थी। ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ। नेहरू का जो सोच था, वो मानता था कि भारतीय समाज शताब्दियों से धार्मिक सहअस्तित्व के सिद्धांत पर टिका रहा है, और उसका मतलब है कि जितने लोग समाज में हैं, वो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें, कोई दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने की कोशिश न करें। और ये शुद्ध भारतीय सोच है, सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव। और ये बराबर के बर्ताव का मतलब होता है कि सभी रास्ते एक ही तरफ ले जाते हैं। राज्य का फर्ज है, राज्य किसी भी धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा, न कोई बहुसंख्यक होगा न अल्पसंख्यक होगा। राज्य केवल
सुनिश्चित करेगा कि सभी धर्मों के लोग अपने विचारों का पालन आजादी के साथ कर सकें, बिना किसी अवरोध के कर सकें। ये कोशिश राज्य की होनी चाहिए। और ये बात भी ध्यान देने की बात है, इसमें ये भी निहित है कि जो राज्य जरूरत पड़ने पर हर धर्म के मानने वालों की अगर कोई जेन्युइन परेशानियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेगा, उनके साथ सहयोग करेगा। यानी कुंभ के मेले में, माघ के मेले में सुरक्षा का इंतजाम करना सरकार का दायित्व है। उसी तरह से मुहर्रम के जुलूस का शांतिपूर्ण निकल जाना, ये भी सरकार का दायित्व है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्मों की मान्यताओं को बिना किसी खौफ के पूरा कर सकें। ये ध्यान देने की बात है कि आज नेहरू के उसी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर लगातार हमले हो रहे हैं और देश को बहुसंख्यकवाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और तब हम ये कहना चाहते हैं कि नेहरू से ज्यादा बेहतर समझ भारतीय संस्कृति की और हिंदू धर्म की उदात्त परंपराओं की कम से कम उन लोगों को नहीं है जो आज सत्ता में शामिल हैं, सत्ता में कायम हैं, उन्हें पता नहीं है। पूरा भक्ति आंदोलन कबीर की बात नेहरू जी करते थे अक्सर ही। आप गौर कीजिए, तुलसीदास ने क्या कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अभिनाई अधमाई। और जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए जो भक्ति आंदोलन की परंपरा है, उसके बारे में जवाहरलाल जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में काफी विस्तार से चर्चा की है। और इस तरह से हम जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के धर्मों के प्रति केवल सहनशीलता की नहीं है, एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान की है, उनके साथ 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 रहने की, एक बंधुत्व की भावना की है, एक दोस्ती की भावना की है। ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, इन तमाम चुनौतियों को नेहरू जी ने अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही इनका मुकाबला किया था। और एक बात और बता दूं, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती रही होगी नेहरू के लिए कि सन 50 में उनके खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को बनवाया जिसके वैचारिक तार हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, इसके वैचारिक तार संघ परिवार हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। मैं पुरुषोत्तम दास टंडन का जिक्र कर रहा हूं। और पुरुषोत्तम दास टंडन नेहरू के उम्मीदवार कृपलानी के खिलाफ लड़कर चुनाव जीते भी, ये भी सच्चाई है। और ये भी गौर कीजिएगा, ये नेहरू के लोकतंत्र में पूर्ण आस्था का प्रमाण है कि नेहरू अपनी मर्जी का राष्ट्रपति भी देश में नहीं बनवा पाए। राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने विचार में बहुत ही कंजर्वेटिव थे, बहुत ही रूढ़िवादी थे। और नेहरू चाहते थे कि राजा जी को ये पद मिलना चाहिए, नेहरू नहीं बनवा सके। तो नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, पार्टी के अपने सहयोगियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी इच्छाओं को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। ये था उनका चरित्र। और इसीलिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में टंडन जी को और भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को रहते हुए तमाम तरह की परेशानियां जरूर झेली, तमाम तरह के मौके आए कि उन्हें काम करने में परेशानियां हुई, मगर उन्होंने एक ही बात महसूस की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बातचीत से चलती हैं, असहमति की बर्दाश्त करने से चलती हैं, मन मर्जी मनमाने तरीके से काम करने से नहीं चलती हैं। ये दिखाया। एक बात का जिक्र कर दूं खास तौर से, और ये आखिरी कदम में मैं जा रहा हूं, और वो है कि जब पहला चुनाव हुआ देश का, उस पहले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के भीतर के सभी समझदार लोगों ने कहा कि पंडित जी, ये चुनाव पहला अहम चुनाव है, देश का विभाजन हो चुका है, देश में
तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जब पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन चुका है तो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसा मानने वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिए, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। नेहरू ने कहा ठीक है। और नेहरू जी ने आम चुनाव के लिए जो पहला पोस्टर जारी किया, वो पहला पोस्टर था फॉर अ स्टेबल सेकुलर एंड प्रोग्रेसिव स्टेट वोट कांग्रेस। सारे पोस्टरों में धर्मनिरपेक्षता शामिल कर दी गई थी और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और देश का दौरा करते हुए कहा कि आप सब लोग जान लीजिए कि भले ही देश का विभाजन हो चुका हो, भले ही एक देश कौम के नाम पर बन चुका हो, जो देश बचा है वो देश एक सेकुलर देश के रूप में ही अस्तित्व में रह सकता है, तरक्की कर सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की प्राणवायु है, भारतीय समाज की जीवनी शक्ति है। धर्मनिरपेक्षता के बिना भारतीय समाज या राष्ट्र या देश चल नहीं सकता। इसलिए मैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपसे वोट मांगता हूँ। ये बड़ी चुनौती थी, बड़ा जोखिम था ये। उस माहौल में देश में तमाम तरह की बातें चल रही थी और नेहरू ने उस चुनौती को कबूल किया था कि देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं है, लोकतंत्र का मतलब समाज के जो हाशिए के लोग हैं, समाज के लिए जो कम संख्या में लोग हैं, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यह आह्वान था नेहरू का चुनाव में। और देश की जनता ने क्या किया, आप लोग आश्चर्य करेंगे। चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक थे उन लोगों के लिए जो डर रहे थे कि क्या होगा, आखिर देश में लोग पुरातन पंथ की ओर जा रहे हैं, लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। चुनाव के परिणामों का जो नतीजा परिणाम जो थे उसकी बानगी देखिए आप। परिणाम 489 की लोकसभा थी, 489 की लोकसभा में 364 सीटें मिली कांग्रेस की। इतना निर्णायक बहुमत, उतना निर्णायक बहुमत आज जो सरकार है या जो सरकार 14 में बनी थी, किसी भी सरकार को उतना प्रचंड बहुमत अभी तक नहीं मिला है। इतना बहुमत नेहरू जी को उस दौर में मिला था। और उसके और भी गौर कीजिए कि बाकी उस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 23 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को, जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, आचार्य कृपलानी की, रफी अहमद किदवई की, उसे 9 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिली। और विशेष तौर पर मैं उल्लेख कर रहा हूं, उस चुनाव में नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के नारे पर विश्वास करते हुए हिंदुस्तान की जनता ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के अशिक्षित आवाम ने मुहर लगाई थी नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर। और जो पार्टियां लड़ी थी, जिनका वायदा था कि अगर वे जीती तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वे 3 पार्टियां थी। उन 3 पार्टियों का भी जायजा ले लीजिए। उन 3 पार्टियों को कुल सीटें मिली थी मिलाकर 10 सीटें। 4 सीटें हिंदू महासभा को, 3 सीटें रामराज परिषद को और 3 सीटें हिंदू महासभा को। देश की जनता ने नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास किया था। देश की जनता ने हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ और रामराज परिषद के देश को वापस पुराने दौर में ले जाने के वायदे पर वोट नहीं दिया था। हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, एक आधुनिक भारत बनाने का, एक वैज्ञानिक समझ वाला भारत बनाने का, एक ऐसा भारत बनाने का कि जहाँ के सब लोग केवल तरक्की की बात करेंगे। जहाँ नेहरू ने कहा कि भाखड़ा नंगल डैम ये हमारे आधुनिक बंदर हैं। नेहरू ने स्टील प्लांट्स की बात की कि बोकारो के प्लांट से लेकर ये भिलाई का, राउरकेला, दुर्गापुर,
कि तमाम स्टील प्लांट रखते गए, नेहरू ने सरकारी क्षेत्र में लगवाए। नेहरू ने, एक बात अक्सर कही जाती है, उसका जिक्र करना जरूरी है। कई लोगों ने यह आरोप लगाया नेहरू पर कि वे गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं और इसलिए देश में गुटनिरपेक्षता की बात करते करते विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। मगर नेहरू ने कहा, ये हिंदुस्तान, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जिसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, जिसकी इतनी पुरानी परंपराएं हैं, जिसकी इतनी पुरानी संस्कृति है और जिसके पास इतनी बड़ी पूंजी है, मानव शक्ति, वो देश दुनिया के किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा। और इसीलिए नेहरू न तो सोवियत खेमे में गए, न अमेरिकी खेमे में गए, एक नया रास्ता निकाला, वो था गुटनिरपेक्षता का रास्ता, कि नेहरू के नेतृत्व में हिंदुस्तान दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रहकर एक तीसरे खेमे की बात करेगा। और ये बड़ी ताकत थी। और नेहरू, लोगों ने देखा कि इतना सम्मान मिला नेहरू को इस स्टैंड की वजह से, कि दुनिया में जहां जहां झगड़े चल रहे थे, वो दौर था शीत युद्ध का, जहां जहां झगड़े चलते थे वहां शांति की स्थापना के लिए, आग को बुझाने के लिए लोग नेहरू को याद करते थे। कोरिया में झगड़ा हुआ, नेहरू बुलाए गए, तो कमीशन बना, सदारत भारत को दी गई। वियतनाम में झगड़ा चल रहा था, फ्रांस वहां पर हस्तक्षेप कर रहा था, फिर अमेरिका वहां पर आ गया। वहां पर जो बनाया गया जिनेवा कॉन्फ्रेंस से नियंत्रण आयोग, उसकी सदारत हिंदुस्तान को दी गई। सवाल ये है, हिंदुस्तान की गुटनिरपेक्षता को दुनिया के तमाम देशों ने सम्मान के साथ कबूल किया। और इसीलिए इंडोनेशिया की आज़ादी का सवाल हो या तमाम दूसरे एशियाई देशों की आज़ादी का सवाल हो, नेहरू ने उन सभी को एक नैतिक समर्थन दिया भारत की तरफ से, और दुनिया के तमाम देशों में महाशक्तियों के हस्तक्षेप के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे। यहाँ पर मैं एक विशेष तौर बात का जिक्र करना चाहता हूँ। उन दिनों सन 56 में एक बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना यह हुई कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वेज नहर मिस्र की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो स्वाभाविक है जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें टैक्स देना पड़ेगा इसको। ये बात पुराने साम्राज्यवादी देशों को रास नहीं आई। नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल, इन 3 देशों ने मिलकर हमला कर दिया इजिप्ट पर। अब सवाल यह है कि इजिप्ट के नासिर के हौसले तो बुलंद थे, मगर ताकत तो नहीं थी, सामर्थ्य तो नहीं थी। तब नेहरू ने मोर्चा संभाला और उन्होंने स्वेज नहर के सवाल को तमाम एशियाई अफ्रीकी देशों की आजादी के सवाल से जोड़ दिया और कहा कि हम दुनिया के किसी भी एशियाई अफ्रीकी देश में किसी भी महाशक्ति के दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर वैश्विक मंच पर उन्होंने स्वेज नहर के सवाल को उठाया और एक तरह से वो नासिर के और मिस्र की जनता के प्रवक्ता बन गए थे उस दौर में। नतीजा क्या हुआ? आप आश्चर्य करेंगे। पाकिस्तान दुश्मन देश था, पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं थे हिंदुस्तान के। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध ही बनाए रखे। मगर सन 56 में कराची से छपने वाले सबसे बड़े उर्दू अखबार जंग में उसके संपादक रईस अमरोही साहब ने नेहरू के बारे में जो एक 4 लाइनें लिखी, वो 4 लाइनें दुनिया के किसी भी राजनेता को नेहरू से रश्क करने के लिए मजबूर कर देती हैं। रईस अमरोही ने लिखा कि जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब, अरब यानी अरब दुनिया, जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब, बिरहन मन जादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो। जप रहा है आज माला
एक हिंदू की अरब बिरहमन जादे में शाने दिल भरी ऐसी तो हो, और मर मिटे, और हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम। नेहरू जी की हिकमतें, उनका काम, उनकी स्ट्रेटजी का कमाल है। हिकमत पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर, काफिरी ऐसी तो हो। इतनी बड़ी ट्रिब्यूट किसी ने भी दुनिया के किसी राजनेता को ऐसे देश के शायर से नहीं मिली होगी जो कहा जाता हो अभी अभी बना है जिससे अदावत हो किसी देश की। तो ये मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये बताने के लिए कि नेहरू की शख्सियत को और अहमियत को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके व्यक्तित्व को कि जितने भी अलग अलग दौर हैं उन दौर में देखें कि एक साम्राज्यवाद विरोधी योद्धा के रूप में, उपनिवेशवाद विरोधी योद्धा के रूप में, जागीरदारी, जमींदारी और सामंतवाद विरोधी नेता के रूप में, और एक ऐसे नेता के रूप में जो किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज के रहमो करम पर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए, ऐसे नेता के रूप में। और एक ऐसे नेता के रूप में जो लिखता है, पढ़ता है, संस्कृत के बारे में चर्चा करता है। फ्रांस के बड़े फिलासफर रहे हैं आंद्रे मालरो। तो आंद्रे मालरो को कुछ दिनों के लिए फ्रांस में देगाल की सरकार में संस्कृति मंत्री रहने का मौका भी मिला था। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है एंटी मेमोइर्स नाम से। उस किताब में 20 पन्नों में उन्होंने नेहरू का एक इंटरव्यू कर रखा है, और जिसमें उन्होंने नेहरू के साहित्य की दिलचस्पी जो नेहरू की है, संस्कृत के बारे में, सवालों के बारे में, सभ्यता विमर्श के बारे में, कलाओं के बारे में, फाइन आर्ट्स के बारे में नेहरू क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि नेहरू का क्या तस्वुर है दुनिया के भविष्य के बारे में, नेहरू का क्या तस्वुर है आने वाले भविष्य के बारे में। इन तमाम चीजों पर आंद्रे मालरो ने विस्तार से चर्चा की। इसलिए जब हम आज नेहरू की चर्चा करते हैं और हम अपने समाज को देखते हैं कि जो समाज आदमखोर होता जा रहा है, जहां राह चलते आदमी को उसके पहनावे के हिसाब से मार दिया जा रहा है, जहां के लोग किसी भी आदमी के घर में फ्रिज में रखे गोश्त को बता सकते हैं किस जानवर का गोश्त है, जहां इस तरह की संकीर्णताएं हो रही हो, जहां इस तरह का अन्यायपूर्ण माहौल बन रहा हो, जहां आदमी की कीमत जानवर से भी कम आती जा रही हो, जहां लगातार अल्पसंख्यकों को खौफ के माहौल में रखा जा रहा हो, ऐसे वक्त में हमें याद आती है नेहरू के साहस की, नेहरू के कमिटमेंट की। क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है उसके साथ आप सुविधावादी नहीं हो सकते। धर्मनिरपेक्षता सुविधा का सवाल नहीं है, वो कमिटमेंट का सवाल है। नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता कमिटमेंट का सवाल थी, और इसीलिए नेहरू के वक्त में तमाम फंडामेंटलिस्ट ताकतें, तमाम सांप्रदायिक ताकतें सिर नहीं उठा पाई और 10 सीटों तक सिमट गई। पहले चुनाव में ध्यान देने की बात है। और जैसे जैसे धर्मनिरपेक्षता सुविधा की चीज होती गई, लोग जोखिम लेने में कतराने लगे, तभी से सामुदायिक ताकतों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। मैं एक बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता नेहरू के बताए हुए रास्ते से ही निकलता है। वो रास्ता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग बुद्ध ने बताया था। कोई तरह की अति नहीं, न दक्षिण पंथी अति न वाम पंथी अति, बीच का रास्ता। और बीच के रास्ते का मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो जरूरी क्षेत्र है, जो देश के आधारभूत ढांचे को बनाने वाला क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वो सरकार के नियंत्रण में होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। और बाकी जो क्षेत्र है चीजें, उसके लिए निजी व्यापारिक क्षेत्र रहेगा। और ये भी मैं साफ कर दूं कि नेहरू जी ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना भी इसलिए तय किया था कि आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में देश का एक भी ऐसा बड़ा व्यापारी घराना नहीं था जो देश के औद्योगिक विकास की चुनौती को स्वीकार करने को तैयार होता। किसी के पास इतना वित्तीय सामर्थ्य नहीं थी,
और न किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजिकल समझ थी। और नेहरू जी ने हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजिकल समझ को बढ़ाने के लिए आईआईटीज बनाए। यहाँ पर आईआईटी पहला बना था, खड़गपुर में बना था। पहला आईआईटी खड़गपुर में शुरुआत हुई थी, 51 में बन गया था, कि जिससे हम अपनी प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें। नेहरू ने देखा था कि अमेरिका ने सन 1949 में जब नेहरू जी वहां पर गए तो अमेरिका मदद देने को तैयार था, पर थोड़ी सी शर्तें थी। थोड़ी सी शर्त ये थी कि हम अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाएं। अमेरिका के शीत युद्ध के दौर में जो जो उनके दोस्त हैं उनको हम दोस्त माने, जो उनके दुश्मन हैं उनको हम दोस्त माने। और जवाहरलाल जी उस मिट्टी के बने नहीं थे जो अमेरिका की धौंस में आ जाते फिर लौट आए। उन्होंने अमेरिका से कोई भी मदद स्वीकार नहीं की 1949 में, और बाद में उन्होंने सोवियत संघ के साथ दोस्ती की, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमें आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पूंजी निवेश के क्षेत्र में और हर तरह के तकनीकी क्षेत्र में सोवियत संघ का बड़ा समर्थन मिला। और इसीलिए आप गौर कीजिए कि नेहरू की कितनी दूरदृष्टि थी कि आजादी के संघर्ष के दौरान उन्होंने देख लिया था कि दुनिया की जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो समाजवाद की बात करती हैं, वे ताकतें ही भारत की दोस्त हो सकती हैं। पूंजीवाद भारत का दोस्त नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद भारत का दोस्त होगा, समाजवाद भारत का दोस्त होगा। और ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि हिंदुस्तान में जितने लोग भी आधुनिक विचारों के थे, जितने लोग भी समाजवादी आधुनिक सोच के थे, सब नेहरू के साथ दोस्ती में रहे। जय प्रकाश नारायण भी, राम मनोहर लोहिया जी भी, अच्युत पटवर्धन भी, ईएमएस नंबूदिरीपाद भी, ये तमाम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर थे, सीएसपी के अंदर थे। कांग्रेस पार्टी के रहते हुए सब नेहरू के साथ थे। तो स्वाभाविक है कि नेहरू ने अपने परिचय का दायरा, अपनी बिरादरी का दायरा बढ़ा लिया था। उस बिरादरी में वे सभी शामिल थे जिनमें संघर्ष का मात्रा था, जो लोकतंत्र के बारे में सोचते थे, जो समाजवाद के बारे में सोचते थे, और जिनके मन में हाशिए के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अकलितों के लिए, औरतों के लिए कलक थी। आप गौर कीजिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय स्वास्थ्य सेवाएं कितनी थी, अस्पताल कितने थे, स्कूल कितने थे, हर क्षेत्र में शुरुआत करने की जरूरत थी। और नेहरू जी ने वे शुरुआतें ही नहीं की थी, उनकी जिंदगी में ही तमाम तरह के अस्पताल, तमाम तरह की सड़कें, रेलवे का जाल, ये सब चीजें बन चुकी थी। और देश 1964 तक आते आते एक बड़ा देश बन चुका था। एशिया का एक पिछड़ा हुआ देश नहीं, एक ऐसा देश जो विकास के रास्ते पर था, वो देश बन चुका था। और हिंदुस्तान के आवाज दुनिया के हर मंच पर सुनी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां भी तनाव होता था देश दुनिया में, जहां जरूरत पड़ती थी इंसानों की मदद की, वहां हिंदुस्तान के शांति सैनिक बुलाए जाते थे। कांगो में तनाव था, भारतीय शांति सैनिक गए। जहां जहां गए शांति सैनिक, वहां वहां उन्होंने काबिल तारीफ काम किया। ये नेहरू का कहना चाहिए, नेहरू का व्यक्तित्व था, जिसकी छाप थी दुनिया के तमाम देशों में, जिसका सम्मान था। इसलिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में और आजाद भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिसके लिए संसदीय लोकतंत्र, जिसके लिए भारत की बहुलता, जिसके लिए वैज्ञानिक समझ, और सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए सेकुलरिज्म सबसे बड़ी चीज थी, और जिसके लिए संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ था, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर याद करते हुए हमें कहना चाहिए कि आज के दौर में नेहरू का होना हमें ज्यादा आश्वस्त करता। जितना जितना नेहरू के रास्ते से हम भटकते गए हैं, उतना उतना ही हमने जगह छोड़ दी है हिंदुत्ववादी, पाखंडी, पिछड़े सोच की ताकतों को आने के लिए। जितना जितना हम नेहरू के विचारों के करीब जाएंगे, उसके हिसाब से देश को बनाने की कोशिश करेंगे, उतना उतना हम इस चुनौती का मुकाबला पूरी ताकत के साथ कर सकेंगे। धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास, और सबसे बड़ी चीज है सभी धर्मों का बराबर का सम्मान, और संविधान की
मूल्यों की रक्षा, ये बुनियादी चीजें हैं। हिंदुस्तान का संविधान गांधी और अंबेडकर दोनों का मिला जुले परिश्रम का परिणाम है, मैं कहना चाहता हूँ। जो भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, वो नेहरू जी ने लिखा भी था, पढ़ा भी था, बोला भी था, और उसी के आधार पर पूरा संविधान बनाया गया। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ही हम भारत की उस राष्ट्रीयता को बचा सकते हैं जो समावेशी है। भारत में जो राष्ट्रवाद चलेगा वो समावेशी राष्ट्रवाद होगा, जिसमें गांव के गरीब की गुंजाइश होगी, जिसमें दलित होंगे, जिसमें पिछड़े होंगे, औरतें होंगी। ये फासीवाद किस्म का राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में बहुत दिन चलेगा नहीं, क्योंकि फासीवाद वहां भी नहीं चल पाया था जहां से शुरू हुआ था। हिंदुस्तान में भी अगर हम नेहरू के रास्ते पर चलेंगे तो फासीवाद ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं हिंदुस्तान की आजादी के अप्रतिम योद्धा, गांधी के सपनों की दुनिया बनाने का संकल्प लेने वाले और धर्म निष्ठा के सबसे बड़े, कहना चाहिए, विचारक नेहरू को याद करते हुए एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमें नेहरू के पास वापस लौटना चाहिए, और जब नेहरू के पास वापस लौटेंगे तब हम ये तमाम वैश्वीकरण जो चल रहा है, ये वैश्वीकरण जिसमें तमाम एशियाई अफ्रीकी देश केवल रिसीविंग एंड पर हैं, इसके खिलाफ हम लड़ सकेंगे। इसमें हम हिंदुस्तान को ज्यादा सम्मानजनक रास्ता दिखा सकेंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि जहां हम अर्थव्यवस्था के भीतर गरीब से गरीब व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवाबुद्दीन साहब आपको, धन्यवाद नदीम हसनैन साहब आपको, और आप सभी साथियों को जो लोग हमको सुन रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।